Hello friends, I hope you all are doing well. Today I will discuss about fundamental right. Okay. तो आज मैं फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करूँगा और ये बताऊँगा कि फंडामेंटल राइट होता क्या है और इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है, ठीक है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे क्यों लाया गया, ठीक है। तो शुरू से हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक बताया गया है, ठीक है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है। कितने टाइप के? 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स को बताया गया, ठीक है। बट जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 को इन्फोर्स हुआ था तो उस टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। बट इस टाइम 7 नहीं रह करके सिर्फ और सिर्फ 6 रह गए हैं। तो एक फंडामेंटल राइट हमारा रिमूव कर दिया गया, वो हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आप सब जानते होंगे कि इस टाइम फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। और इसे मतलब कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 से, मतलब पहले आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट हमारा था। कौन से आर्टिकल 31 में। और इसे यहाँ से रिमूव करके बाय 44 अमेंडमेंट, तो 44 अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ से हटा करके कहाँ पे ऐड कर दिया गया है तो आप सबको पता होगा यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिहार एक्ट में देखना आर्टिकल 300A में, ठीक है। और पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता था, बट इस टाइम हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है या इस टाइम जो हमें प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आज हम लोग टोटल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे और पहले 7 थे तो 7 में से एक रिमूव हो गया है, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल हमको पढ़ना है, ठीक है। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हमको पढ़ना है। और पढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसमें एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि मैं बेसिक जहाँ से एक तरीके से फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहाँ से आया था या क्या इसके पीछे लॉजिक था लाने का, सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगा, ठीक है। तो एक तरीके से फर्स्ट टाइम, इंडिया को आप छोड़ दो, फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट को लेकर डिस्कस कहाँ किया गया। तो फंडामेंटल राइट का फर्स्ट टाइम डिस्कस एक तरीके से रिटन तरीके से इंग्लैंड के एक मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इंग्लैंड का जो मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट था, इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट में किया गया था। और ये डॉक्यूमेंट एक तरीके से 1215 में आया था, ठीक है, 1215 में आया था, ठीक है। पहली बार वहाँ पे मतलब जितने ह्यूमन के राइट्स को लेके डिस्कस किया गया था, बताया गया तो ह्यूमन के कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए उन्हें मिलने ही चाहिए, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये है मेरे कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जिन्हें मतलब जो हर एक ह्यूमन को देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना उन लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता और वो लोग अपने डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर सकते। तो पहली बार वहाँ पे डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट है, तो इंडिया में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यूएसए में ये कहाँ पे मेंशन है? बिल ऑफ राइट में पहले मेंशन था, बिल ऑफ राइट से आया था यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बिल ऑफ राइट में डिस्कस किया गया था, बिल ऑफ राइट से यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, ठीक है। और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में इसे ले लिया गया, ठीक है। ये तो पता होगा जो इंडिया के सोर्सेस है वो मतलब बोरोइंग कहे जाते हैं, क्योंकि जितने भी मतलब यहाँ चाहे फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, कहीं ना कहीं से हम लोग लिए ही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था फंडामेंल राइट का कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने कहाँ से लिया, मतलब इंडियन ने कहाँ से लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे तो कि इसे पार्ट थर्ड के आर्टिकल 12 से लेके 15 तक बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट को मैंने मेंशन किया है, तो एक एक करके हम बताते हैं आपको। जैसे कि पहला हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी को आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताया गया। मैं एक बार बता देता हूँ 6, बाकी
मतलब एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले आप एक बार समझ लो, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से 18 में एक तरीके से इक्वलिटी को लेके बात किया गया है, ठीक है। कैसे भी करके गवर्नमेंट का ये पर्पस था सभी लोगों को इक्वल राइट दिया जाए, इक्वल तरीके से उन्हें रखा जाए, मतलब जो एक तरीके से इक्वलिटी नहीं मेंटेन है उन्हें इक्वल कैसे भी करके इक्वलिटी को मेंटेन करना है। आपको मैं 15, 16, 17, 18 सारे आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा, मतलब 14 से लेकर 18 तक सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट ने कैसे कैसे मतलब क्या क्या काम करके, कौन कौन से आर्टिकल बना करके इक्वलिटी को मेंटेन किया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक बताया गया। तो मैं एक एक आर्टिकल अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरीके से इन क्या नाम है राइट के थ्रू, मतलब आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 के थ्रू कैसे गवर्नमेंट आप ये कह सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ऐसे हमारा आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि पहले क्या होता था, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि लेबर फोर्स बहुत चलता था, या मतलब छोटे छोटे बच्चे होते थे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था जो अंडर 14 ईयर होते थे, तो एक तरीके से वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया। इसको लेकर के बहुत लैंडमार्क जजमेंट केस भी है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप सब ने देखे होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा राइट है 4th वाला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब इस टाइम ये है कि सभी लोगों को रिलीजियस का फ्रीडम है, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस को अपना सकता है, किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है, कोई भी पर्सन कोई भी किसी भी टाइप का पूजा पाठ जिसको जो समझ में वो अपना कर सकता है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। सेकुलर इन द सेंस कहने मतलब है किस किसका कोई एक रिलीजन नहीं है, ये सारे धर्म के साथ सेम ट्रीट करेगा, मतलब उसके लिए सब इक्वल है। आपको जो धर्म अच्छा लगे मतलब उसको आप फॉलो कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्शिप मतलब पूजा पाठ का जो राइट है आप उसे कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट राइट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में जैसे कि ये बताया गया है कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेकर सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने का राइट दिया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई ऐसा मतलब ये कहने मतलब है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ अगर कंट्रीब्यूट किया है या गवर्नमेंट से ऐड लेकर मतलब सहायता लेकर आप अपने इंस्टीट्यूट को रन करा रहे हो, तो वहाँ पे आप किसी मतलब कोई अगर आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है तो आप उसमें एडमिशन देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब कहने मतलब ये है कि सभी लोगों को आपको एडमिशन देना पड़ेगा, आप इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में अगर एक तरीके से आप मेरे से पूछो या तो एक तरीके से किसी से भी पूछो, तो अगर पूछो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन है, तो यही बताएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है, क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहती है। तो मैं तो लिख दिया हूँ, लेकिन एक बार अम्बेडकर जी ने भी आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ठीक है। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिकल के थ्रू हम उसे इन्फोर्स कराते हैं। इन्फोर्स इन द सेंस कहने मतलब ये है कि जो भी हमारे राइट का हमारे अधिकार का हनन होता है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो इस आर्टिकल के थ्रू हम केस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आर्टिकल 32 के थ्रू हमको कहाँ केस फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या मेरे कहने का ये मतलब है कि उसे हमारा और हमारे गार्जियन भी बोला जाता है, ठीक है। इंडियन मतलब जितने भी पीपल हैं सभी लोगों को गार्जियन अगर कोई पूछे तो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, ठीक है। तो इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये भी आप जान लो कि पार्ट 3 में जितने भी राइट है वो फंडामेंटल राइट एक तरीके से तो कह ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये भी जान लो कि फंडामेंटल राइट और दोज राइट विच इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। फंडामेंटल राइट ही ऐसे राइट होते हैं जो जिन्हें कोर्ट इन्फोर्स करा सकता है। कौन कौन से कोर्ट तो आप बताओगे? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के थ्रू अगर आप केस फाइल करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कराएगा, और एक और हाई कोर्ट भी इसे इन्फोर्स करा सकता है, बट अंडर आर्टिकल 2 to 6 के थ्रू, ठीक है। तो आप जहाँ भी चाहो मतलब चाहे हाई कोर्ट भी जा सकते हो इस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, और दोनों लोग बाई रेमडीज, जैसे कि आप सबको पता होगा 5 टाइप के रेट्स होते हैं, उन रेट को इशू करके आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा दिया जाएगा। मैं अभी रेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। तो पहले ये मैंने बता ही दिया कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल होते हैं। इसके अलावा आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सुना होगा, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल होते हैं बाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि
कि फंडामेंटल राइट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लाया गया, तो इसका मेन इंपॉर्टेंस ये था कि अगर किसी ह्यूमन का ऑल अराउंड मतलब कि सारी की सारी चीज़ अगर आपको डेवलप करना है तो उन्हें कुछ ये फंडामेंटल राइट्स है, इन्हें आपको देना ही पड़ेगा। विदाउट इनके किसी भी पर्सन का पूरी तरीके से पूर्ण रूप से विकास हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक तरीके से ह्यूमन का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए राइट मेंशन किए गए। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट प्राइवेट पर्सन के थ्रू, पब्लिक पर्सन किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, तो आप बताओगे फंडामेंटल राइट अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी फंडामेंटल राइट इट इज एब्सोल्यूट राइट, इट इज एब्सोल्यूट राइट और नॉट एब्सोल्यूट राइट, तो आप बताओगे इट इज अ नॉट एब्सोल्यूट राइट बिकॉज इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। ऐसा कोई राइट नहीं है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो जनरली यही होता है कि राइट दियो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो बाद में मैटर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जिन पे रिस्ट्रिक्शन बाई कोर्ट या बाई गवर्नमेंट लगाया जा सकता है। वैसे हाँ इतना तो ही है। नेक्स्ट अगर पूछो कि क्या फंडामेंटल राइट को कभी इन्फोर्स किया जाता, सॉरी क्या फंडामेंटल राइट को कभी सस्पेंड किया जा सकता है, नहीं, तो आप सब ये जानो फंडामेंटल राइट को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किया जा सकता है और कभी नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट को सस्पेंड। और इमरजेंसी के टाइम तो सारे मतलब अगर ये आप जानना चाहो कि कितने फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो एक तरीके सारे मतलब सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट 2 आर्टिकल के छोड़ को, मतलब 2 आर्टिकल को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो आर्टिकल 20 एंड 21 बस नहीं सस्पेंड होंगे, बाकी सारे के सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल इन इमरजेंसी टाइम या इमरजेंसी के समय सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। ये 2 राइट के अलावा सारे के सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें फंडामेंटल राइट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप ये देखो तो बेसिक फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। तो क्या ये फंडामेंटल राइट मतलब इतना आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 32 तक बताया गया है, ये क्या सिटीजन मतलब जो इंडिया में रहता है, मतलब जो इंडियन के सिटीजन है सिर्फ उन्हें ही अवेलेबल है कि पर्सन को भी अवेलेबल है? तो पहले मैं पर्सन और सिटीजन क्या होता है मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। तो सिटीजन वो होता है जिसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है। इंडिया की सिटीजनशिप मतलब इंडिया की सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पे बर्थ हुआ हो या तो आप यहाँ पे 5 साल रह लिए हो, या आपके मदर एंड फादर यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे ऐसे करके 5 तरीके हैं। तो आप किन्हीं भी मतलब 5 में से किसी भी एक तरीके के थ्रू आपने इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया है तो ठीक है। और एक तरीके से पर्सन क्या होता है, पर्सन वो होता है जिसमें कि फॉरेनर भी आ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया का सिटीजन नहीं मिला है बट वो इंडिया में रह के जॉब करते हैं, XYZ कोई भी वर्क करते हैं, तो वो पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्सन में आप कह सकते हो कि दोनों आ जाते हैं, चाहे सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। पर्सन में दोनों आ जाएंगे, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ठीक है। बट अगर सिटीजन कोई पूछे तो जिन्हें इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त है सिर्फ वही इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि ये फंडामेंटल राइट्स पर्सन को अवेलेबल है, सिटीजन को अवेलेबल है, तो आप बताओगे ये फंडामेंटल राइट्स पर्सन को भी अवेलेबल है और सिटीजन को भी अवेलेबल है, ठीक है। बट इसमें कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है बट पर्सन को नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये बताना चाहूँ इसमें कौन कौन से राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, तो आप सब नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 90, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है। ये ऐसे राइट हैं सिर्फ जो किसको अवेलेबल है, सिटीजन को। बाकी जितने और राइट है वो पर्सन को अवेलेबल है, पर्सन में दोनों आ जाते हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो। तो आर्टिकल 50, 60, 90, 29 एंड 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सभी लोगों का अवेलेबल है। ये आर्टिकल आप याद रखना, कभी ना कभी चाहे जुडिशरी चाहे XYZ कोई भी एग्जाम हो गया उनमें कभी ना कभी पूछ सकता है। वैसे भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया कि ये किसके अवेलेबल अगेंस्ट है, या इट इज़ इन्फोर्सिबल और नॉट, इट इज़ इन्फोर्सिबल, ठीक है। नो डाउट कैसे इन्फोर्समेंट कराओगे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके यहाँ के थ्रू फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करा सकते हो, ठीक है। यहाँ से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर मैं एक एक आर्टिकल करके थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि
पर्टिकुलर उस आर्टिकल में, जैसे कि मैं इक्वलिटी की बात करूँ तो इक्वलिटी आपको मैंने बता दिया, इक्वलिटी को बताया गया आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 80 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 80 तक बताया गया है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर एक एक आर्टिकल की बात करूँ तो मैं एक एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, फिर आप सब समझना बहुत अच्छे से। तो आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 में क्या बात करता है, पर्टिकुलर आर्टिकल 40 बोलूँ तो आर्टिकल 40 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये होता है कि लॉ के सेंस में, मतलब लॉ के लिए सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है, लॉ के लिए सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर लॉ के लिए सारे लोग इक्वल होंगे तो उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अगर कुछ भी गलत करते हैं तो सारे पर्सन के साथ एक जैसा बिहेव करा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 40 हो गया। 40 के बाद आपका आर्टिकल 50 है। 50 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब कि जो रिलीजियस, रेस, कास्ट, ये सारे ग्राउंड हैं, उनके ग्राउंड पे आर्टिकल 50 बोलता है कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। अगर आप किसी मतलब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, बर्थ ऑफ प्लेस के नाम पे अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो इक्वलिटी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने भेदभाव कर दिया। तो आर्टिकल 15 ये बताता है कि आप इन सब ग्राउंड के आधार पे, मतलब रिलीजियस, रेस, सेक्स, कास्ट के ग्राउंड के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है। फिर ऐसे आर्टिकल 16 में हमारा बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उन सब में सबको इक्वल एक तरीके से राइट दिया जाएगा कि इक्वल बेसिस पे उन सबका अपॉइंटमेंट होगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसे क्या बोल दोगे आप, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कहने मतलब मेरा ये था कि किसी को जॉब देते टाइम, मतलब गवर्नमेंट किसी को भी जॉब प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये मतलब ये इस रिलीजियस का है या ये इस कास्ट का, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल हमारा 17 है। 17 हमारा अनटचबिलिटी को लेकर है। अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत को लेकर है, छुआछूत को लेकर के है कि आप किसी के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करोगे कि कोई एससी है तो उसे न छुओ, या तो वो जनरल का है तो उसके साथ अलग सा बिहेव करो, मतलब कि छुआछूत को लेकर के, मतलब अगर छुआछूत नहीं रहेगा, अनटचबिलिटी नहीं रहेगा तो इक्वलिटी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 17 कंप्लीट हो गया। और आर्टिकल 80 क्या है, आर्टिकल 80 हमारा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में है कि जैसे ये आर्टिकल ये बताता है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल, कोई उपाधि नहीं ले सकते, सिर्फ दो ले सकते हैं। एक मिलिट्री मतलब आर्म फोर्सेस रिगार्डिंग कोई आपको सम्मान दिया जा रहा है, कोई आपको टाइटल दिया जा रहा है, वो ले सकते हो। एक एजुकेशन को लेकर के, जैसे कुछ भी आपको सम्मान दिया जा रहा है, कोई टाइटल दिया जा रहा है तो आप उसको ले सकते हो। तो सिर्फ यही दो एक्सेप्शन है जिन्हें आप फॉरेन से विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट से ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक एनी टाइटल। किसी भी फॉरेन कंट्री से आप कोई टाइटल नहीं ले सकते, ठीक है, विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मतलब इस आर्टिकल 40 से लेके 18 तक में ये बताने की कोशिश किया गया है कि इनके थ्रू हम इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब इक्वलिटी का राइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम ये होता है कि हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता दिया जाए, जैसे कि घूमने से, टहलने से, बोलने से, कहीं पे रहने से लेकर के, मतलब स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और जिनके थ्रू हर पर्सन अपने अपने डिग्निटी को मेंटेन कर सकता है। अगर उन्हें स्वतंत्र ही नहीं रखोगे तो कैसे अपने डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक तरीके से नहीं रह पाएंगे। तो पूरा का पूरा आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में बात किया गया। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से एक आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ। तो आर्टिकल 19 आप देखो, ये दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। मतलब आप आर्टिकल 19 के थ्रू ये दिया गया कि आप बोल सकते हो, मतलब आपको फ्रीडम का भी राइट, मतलब बोलने का राइट दिया गया है। बोलने के राइट में जैसे कि राइट टू नो है, मतलब जानने का भी अधिकार है। तो मैं डिटेल में तो बाद में जाऊंगा, बहुत दूसरा मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। बाद में शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब कि आर्टिकल 19 में क्या होगा। आर्टिकल 19 में आपका दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपको पूर्ण रूप से बोलने का राइट दिया गया, आप बोल सकते हो। आपको प्रेस का फ्रीडम का, प्रेस का राइट, ये सब सारी राइट्स दे दिए गए मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत बोलोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जितने भी लगभग आर्टिकल 19(1)(a) से लेके G तक बताया गया है, ठीक। उसमें बहुत सारे राइट है, घूमने, टहलने, बोलने, असेंबली
और यू फॉर्म यू एसोसिएशन, बहुत सारे राइट हैं, लेकिन उन राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, मतलब वो राइट दिए गए हैं, आप उन राइट को इन्फोर्स करा सकते हो नो डाउट, बट उसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं जिनके बेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 90 हो गया। फिर आर्टिकल 20 है कि 20 हमारा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि जैसे कुछ ऐसे, मतलब आर्टिकल 20 में एक तरीके से ये बताया गया है कि ऑफेंडर को प्रोटेक्ट किया गया, तो ऑफेंडर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे उसमें 3 ठो प्रिंसिपल है, एक तरीके से 3 प्रिंसिपल से मैं आपको बताना चाहूँ। पहला एक तरीके से इसके रिगार्डिंग है कि अगर एक पर्सन एक बार ऑफेंस किया है, ये मतलब एक कोई ऑफेंस किया है, तो उसको सिर्फ उस ऑफेंस के लिए एक बार आप सज़ा दे सकते हो। मतलब ये कि अगर मेरा कहने मतलब ये है कि अगर एक आदमी ने एक अपराध किया तो उसके लिए एक ही बार उसे सज़ा मिले, ये नहीं कि एक बार वो सज़ा मतलब कंप्लीट कर लिया है, सज़ा भुगत के बाहर आ गया है तो आप फिर से सेम ऑफेंस के लिए उसे सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे एक नेक्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आप किसी को उसके अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें आर्टिकल 20 में बताया गया है। तो 20 में एक तरीके से ऑफेंडर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो 20 हो गया। एंड 21 की मैं बात करूँ तो 21 हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 21 हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आर्टिकल बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जितने भी फ्रीडम है इसी आर्टिकल में इंक्लूड है, जैसे कि राइट टू लीगल एड मतलब विधिक सहायता पाने का अधिकार, मेडिकल असिस्टेंट मतलब कि चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, राइट टू लाइफ का, एंड राइट टू स्लीप, राइट टू मतलब जितने राइट हैं सारे के सारे यहीं पे मेंशन है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे राइट हैं, मतलब अगर मैं काउंट करूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी राइट हैं वो आर्टिकल, क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी में सब कुछ आ जाता है, राइट टू फ्री एयर, राइट टू फूड, जितने राइट है सबके राइट यहीं पे आएंगे। तो मैं अगर इस पर अलग सा एक अलग एक वीडियो आर्टिकल 21 में बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं बाई केस लॉ बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ये हो गया। 22 हमारा किसके रिगार्डिंग है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जैसे कि हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं या उसे अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, डिटेन मतलब उसे बंदी इन द सेंस कहने मतलब है उन्हें जेल में मतलब लॉकअप में डालना है, जेल में डालना, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है। तो अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, तो वहाँ पे उस पर्सन की भी राइट है। जैसे कि मैं अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, उन्हें अरेस्ट किया है, XYZ किसी पर्सन को अरेस्ट किया, तो उस पर्सन को ये तो बताए कि हाँ आपको इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, और ये भी उन्हें राइट दिया जाता है कि आप अपने किसी फैमिली को बताना चाहो तो बता सकते हो, अपने किसी एडवोकेट से मिलना चाहो या एडवोकेट अपॉइंट करना चाहो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे राइट दिए गए हैं। और आर्टिकल 22 में ये भी बताया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट करता है तो अंडर 24 आवर मतलब 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के थ्रू किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 में ये भी बताया गया है कि एक ऑफेंडर को कितने दिन तक पुलिस रिमांड पे या जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। तो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे भी एक्ट में बताया गया है मतलब मैक्सिमम 90 डेज। ठीक है, और इसमें भी और भी टाइम चेंजेस हैं, आप बहुत सारी प्रोविजंस हैं, तो मैं अलग एक आर्टिकल में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल 22 भी हो गया। और आर्टिकल 23 से आप देखो तो आर्टिकल 23 से आपका स्टार्ट हो रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग है। तो पर्टिकुलर में सेक्शन अगर 23 की बात करें, 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। जैसे कि पहले आदमियों को बेचा जाता था, ठीक है, जैसे दास वास बनाए जाते थे, फोर्स लेबर मतलब ज़बरदस्ती उनसे जो काम काज कराए जाते हैं, काम काज करा करके मतलब उनका जो एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो शोषण किया जाता था उसको रोका गया, उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसे एक ऑफेंस बना दिया गया। ठीक है, उसमें आईपीसी में भी बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 हो गया। आर्टिकल 24 ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इट, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, आप सब देख रहे होंगे, कोई होटल हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, इन सब जगह पे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता था, तो इन सब चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और इस पर भी लॉ बना दिया गया। तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट आपका आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24
4 हो गया, ठीक है। एंड आर्टिकल 25 से आप देखो तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकुलर है, सेकुलर इन द सेंस क्या मतलब इसका कोई अपना रिलीजन नहीं है और सारे के सारे धर्म के साथ, सारे के सारे धर्म रिलीजन के साथ एक जैसा ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है, उसके लिए सारे इक्वल है, ठीक है। तो 25 से लेकर 28 तक किसके बारे में डिस्कस किया गया? राइट टू रिलीजन्स के बारे में। तो मैं एक एक आर्टिकल को पढ़ता हूँ, आप सब अच्छे से समझना। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो। मतलब कि एक तरीके से रिलीजियस को लेकर के फ्रीडम दिया गया कि आप किसी भी धर्म को मानो, फॉलो करो, पूजा पाठ करो, जो आपके मन में है वो करो, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ये हो गया। एंड 26 ये बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मतलब कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को, मतलब रिलीजियस मैटर को भी आप मैनेज कर सकते हो। इसे कैसे उसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसका प्रचार प्रसार करना है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका रिलीजन आपका मतलब आपका खुद का एक तरीके से आप उसे जैसे चाहो वैसे फॉलो कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका 27 है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे कि आप एक तरीके से अपने रिलीजन को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स ले सकते हो, तो वो टैक्स एक तरीके से वॉलंटरली कोई दे, उन पर आप कोई बर्डन नहीं जमा, कोई बर्डन आप उन पर नहीं डाल सकते। जैसे आपने देखा होगा किसी कोई मंदिर बन रहा है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा XYZ कुछ भी बन रहा है, तो वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये बन रहा है, अगर आप चंदा के रूप में 100, 50, 200 जितना भी हो पाए आप दे दो अपनी खुशी से। तो अपनी खुशी से जो कितना देते, जो जितना देते आप उसे रख सकते हो, और ये वॉलंटरली तरीके से टैक्स होता है, किसी भी आपको बर्डन नहीं मतलब डाल सकते हो। टैक्स इकट्ठा करके आपको जो भी बनवाना हो आप बनवा सकते हो, क्योंकि आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग फ्रीडम हो और आप अपने रिलीजन को कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, उसके लिए टैक्स भी ले सकते हो, ठीक है। और फिर हम आर्टिकल 28 के बारे में बात करते हैं। 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप विद सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक तरीके से 28 बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेजेस में, किसी स्कूल या किसी कॉलेजेस का कोई पर्टिकुलर एक तरीके से रिलीजियस नहीं होगा। सेकुलर इंडिया है तो मैंने बता दिया, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। फिर आ जाओ आप आर्टिकल 20 एंड 30 में। तो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 29 एंड 30, तो आर्टिकल 29 में 29 से लेकर 30 तक क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। मतलब माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जो किसी स्टेट में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल 29 है। एंड आर्टिकल 30 हमारा बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इनके लिए गवर्नमेंट अगर कुछ सहायता मांगते हैं तो गवर्नमेंट की सहायता करता है। तो एक तरीके से आपका आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक कल्चरल एजुकेशनल राइट के बारे में बताया गया है। मतलब अगर कोई शिक्षा संस्थान इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसे थोड़ा बहुत हेल्प करना, या तो माइनॉरिटीज़ है अगर वो कुछ चाह रहे हैं तो उनकी थोड़ा बहुत हेल्प करना, उन सबके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये तो आपके आर्टिकल 30 तक हो गए। एंड इसके बाद सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल 32 है। 32 में रेमडीज़ के बारे में बात किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ होती है जिनके थ्रू फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही इन्फोर्सेबल है, इसके बाद कोई और राइट इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आर्टिकल 32 की बात करूँ। जैसे मान लो अगर इनमें से किसी भी राइट का वायलेशन होता है, मतलब आप इतना राइट पढ़े, मतलब 6 टाइप के राइट पढ़े और 6 प्रकार के राइट में से अगर किसी भी राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप कहाँ पे जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। कैसे आप किस आर्टिकल के थ्रू केस फाइल करोगे? आर्टिकल 32 के थ्रू केस फाइल करोगे, ठीक है। और 32 में 5 टाइप के रेट्स बताए गए। इन रेट्स को इशू करके, मतलब 5 प्रकार में से किसी भी एक रेट्स को इशू करके आपके राइट को सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कराएगा, मतलब आपके राइट को सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा, ठीक है। तो एक एक रेट्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो इसमें देखो 5 प्रकार के रेट में से पहला रेट है आपका हैबियस कॉर्पस पहला है, और दूसरा मैंडमस है, तीसरा आपका सर्शियरी है, एंड चौथा आपका क्यू वारंट है, 5वां आपका प्रोहिबिशन है। ये 5 प्रकार के रेट्स हैं।
और मैं शॉर्ट फॉर्म में एक एक रीड्स का एक मतलब बता देता हूँ। मैं रीड्स के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं जब भी वीडियो 2-4 दिन बनाऊँगा तो अपलोड हो जाएगा, तो आप सब देख लेना। लेकिन इसके पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर पाँचों रीड्स जो हैं वो पाँचों रीड्स कहते क्या हैं, क्या उनका मतलब क्या है, तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हैबियस कॉर्पस ये होता है कि जैसे अगर किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है तो इसमें हैबियस कॉर्पस के थ्रू ये बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, मतलब कोर्ट के सामने लाओ। अगर आप प्रूव कर देते हो हाँ इन्होंने गलत किया है तब तो इन्हें आप अरेस्ट किए रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन्होंने गलत नहीं किया, अगर इन्हें इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाय हैबियस कॉर्पस रेट के थ्रू छुड़वा देगा, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेट है मैंडमस। मैंडमस ये है कि जैसे मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मैंडमस इश्यू करके उसे ड्यूटी परफॉर्म करने को सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है और उसे फाइनली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ये होता है जैसे मान लो अगर कोई कोर्ट है, ठीक है, अगर वो गलत या अपने ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड अगर किसी केस को देख रहा है, मतलब किसी केस की हियरिंग कर रहा है तो उसे उसी टाइम रोक देगा, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोहिबिशन, ठीक है। सेरेशियरी भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। सेरेशियरी में भी एक तरीके से सेरेशियरी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। और इसके बाद सेरेशियरी में भी यही है कि ये इसमें कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर आप किसी ऐसे केस की हियरिंग कर रहे हो जो आपकी ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड है, अब्यूज ऑफ ज्यूरिडिक्शन है या लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, बोलेगा कि इस केस को मेरे पास भेजो क्योंकि आपके ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड, मतलब आपके ज्यूरिडिक्शन के परे है, ठीक है। फिर लास्ट आपका बचता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में है कि अगर कोई इंसान या तो कोई मतलब पर्सन किसी भी पोस्ट को गलत तरीके से होल्ड करता है, मतलब किसी भी पोस्ट को गलत तरीके से उस पोस्ट पे रहता है, जैसे मान लो जैसे पहले इतना ही सुनो, पहले मान लो अगर कोई पर्सन किसी पोस्ट को गलत तरीके से होल्ड किया है तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ कर पाते हो तब तो आप उस पोस्ट को होल्ड करोगे, अगर नहीं कर पाते तो आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। जैसे कि इस पर अगर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आप सब जानते हो कि अगर कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है तो उससे क्या दो चीज़ होना पड़ेगा, या तो पार्लियामेंट का मतलब हाउस ऑफ पीपल का मेंबर हो, मतलब सांसद हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, या तो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर हो, ठीक है। अगर दोनों में से वो मेंबर नहीं है तो मैक्सिमम 6 मंथ तक, कितने 6 मंथ तक पीएम का पोस्ट होल्ड कर सकता है। और उसके बाद अगर 6 मंथ में अगर कोई इलेक्शन चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट का नहीं जीत पाता है या तो सांसद मतलब हाउस ऑफ पीपल का मेंबर नहीं बन पाता है, मतलब सांसद का इलेक्शन नहीं जीत पाता है तो उसे अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। और नहीं रिजाइन देगा तो बाई क्यू वारंटो रेट के थ्रू उसे खुद वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट में मैं इतना ही बताना चाहूँगा आप सबको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, मतलब किसी भी पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए और ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ये राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ में ये है कि ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें कोर्ट इन्फोर्स करता है, ठीक है। और इनमें मैं एक राइट आपको नहीं बताया हूँ क्योंकि वो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राइट आपका है आर्टिकल 21A, ठीक है, ये एजुकेशन को लेकर के है, ठीक है। तो ये एक ऐसा राइट है ना कि इसे कहाँ डिस्कस किया गया है, इसे आप देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में सिर्फ इतना है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ 6 से 14 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और इसे किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया तो आप सब याद कर लेना, इसे बाई 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। और क्या बताया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रहेगा, ठीक है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का उत्तरदायित्व है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हाँ लिख दूँगा, मेंशन कर दूंगा। आप सब मेरे को मेल कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। और इन सब आर्टिकल को मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूँ या मैं सारे के सारे वीडियो लीगल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बनाता रहूँगा तो कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उन वीडियो को देख पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।